राष्ट्र कवि दिनकर ने क्या खूब कहा है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, भारत गाथा के आज के भाग में मैं बात करूंगी आचार्य चाणक्य की। हाँ, वही चाणक्य जिनकी चाणक्य नीति हमारा आज भी मार्गदर्शन करती है। वही चाणक्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। वही चाणक्य जो एक निर्धन शिक्षक परिवार में पैदा होकर भी राष्ट्र निर्माता बने और यह सिद्ध कर दिया कि सफलता किसी कुल या वंश की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह आपके कर्मों पर तय होती है। अगर कोई ठान ले तो सच में पत्थर को पानी बना सकता है। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने खुद ही कहा है कि एक सुंदर मूर्ति वही बन सकती है जिसने तराशे जाने का दर्द सहा हो। आचार्य चाणक्य ने इसे अपने जीवन में अक्षरशः उतारा, खुद को तराशा और राष्ट्र को तराशने के लिए जीवन पर्यंत लगे रहे। उन्होंने न केवल एक चरवाहे चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, बल्कि वे खुद भी भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा, भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता के संकल्पना के प्रतीक बन गए। चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना, सुचितापूर्ण राजनीति की संकल्पना, जन कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के साथ उनके विचार देश और काल की सीमाओं से परे आज की पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। चाणक्य विश्व इतिहास के महानतम पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राज्य शासन पर अर्थशास्त्र नाम के एक पुस्तक की रचना की है। चाणक्य का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उनके जन्म स्थान और जन्म तिथि के विषय में इतिहासकारों में भी मतभेद है, लेकिन इतिहासकारों का बहुमत यह मानता है कि चाणक्य का जन्म वर्तमान पटना के कुम्हरार नाम के स्थान पर लगभग 350 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसकी पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी होती है। उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। उनके पिता आचार्य चणक एक शिक्षक थे। विष्णुगुप्त देखने में कुरूप थे, लेकिन उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। विष्णुगुप्त का बचपन सुखपूर्वक बीत रहा था। उस समय मगध के शासक नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद थे। आचार्य चणक धनानंद के अत्याचारों और उसके शासन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस कारण धनानंद ने उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इस घटना ने बालक विष्णु के मन में राजा के कर्तव्य और एक आदर्श शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए के बीज बोए। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पिता चणक के सपनों को पूरा करेंगे, नंदवंश का उन्मूलन करेंगे और एक आदर्श शासन प्रणाली जो जनता के हितों पर आधारित होगी उसकी स्थापना करेंगे। यहीं से आचार्य चणक के पुत्र विष्णुगुप्त के चाणक्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है क्योंकि उनका गोत्र कुटिल था। पिता के जेल जाने के कारण उनका जीवन कष्टपूर्ण हो गया, लेकिन विष्णुगुप्त ने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और उसका निश्चय दृढ़ होता चला गया। विष्णुगुप्त व्यापारियों के साथ शिक्षा के लिए तक्षशिला आ गए। तक्षशिला में उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। अपने गहन अध्ययन और विद्वता के बल पर विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किए गए। यही वह समय था जब यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत विजय के सपने देख रहा था। उसकी सेनाएं भारत की सीमा पर दस्तक दे रही थीं, लेकिन सीमांत प्रदेशों के भारतीय शासक एकजुट नहीं थे और आपस में ही युद्ध में व्यस्त थे। यहाँ पर चाणक्य को यह अनुभव हुआ कि अगर विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करनी है, भारत की सीमाओं को मजबूत करना है, तो एक मजबूत और राजनीतिक रूप से एकीकृत भारतीय साम्राज्य की स्थापना करनी होगी। जब तक भारत राजनीतिक टुकड़ों में बटा रहेगा, मातृभूमि सुरक्षित नहीं रहेगी, उस पर ऐसे आक्रमण का खतरा बना रहेगा। यहीं से चाणक्य के एक नए अभियान की शुरुआत होती है, चक्रवर्ती सम्राट के अभियान की।
संपूर्ण भारतवर्ष को एक भारतीय ध्वज के तले लाने के अभियान की अखंड, शक्तिशाली और समर्थ भारतवर्ष के निर्माण के अभियान की। अब चाणक्य के लिए 2 गोल सेट थे। पहला था भारत को मजबूत, एकीकृत और शक्तिशाली बनाना तथा दूसरा था देश के भीतर प्रजा के कल्याण पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना करना। सिकंदर के आक्रमण से रक्षा के लिए आचार्य चाणक्य मगध सम्राट धनानंद के दरबार में पाटलिपुत्र आए और उन्होंने मगध सम्राट से सिकंदर के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए कहा, लेकिन धनानंद ने अपने अहंकार में चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित कर बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने अपनी शिखा खोल ली और प्रतिज्ञा की कि वह शिखा तब तक नहीं बांधेंगे जब तक इस अत्याचारी नंदवंश के शासक धनानंद के शासन का अंत नहीं कर देंगे और एक मजबूत भारतीय साम्राज्य का निर्माण नहीं कर लेंगे। वही पाटलिपुत्र की वीथियों में भ्रमण करते हुए चाणक्य को एक बालक चंद्रगुप्त मिला, जिसमें उन्हें वह प्रतिभा दिखाई दी जो मजबूत भारतीय साम्राज्य का नेतृत्व कर सकता था। चंद्रगुप्त को लेकर चाणक्य तक्षशिला आए और चंद्रगुप्त को उन्होंने सभी शास्त्रों में पारंगत कर दिया। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक सेना का निर्माण किया और उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत कर वहां चंद्रगुप्त की सत्ता स्थापित की। यहाँ उनकी सेनाओं ने यूनानी आक्रमणकारियों का जबरदस्त विरोध भी किया। फिर चाणक्य के निर्देशन में वह चंद्रगुप्त की सेनाओं ने मगध पर आक्रमण किया। चाणक्य ने अपनी राजनीतिक कुशलता से धनानंद के साम्राज्य के भीतर अपनी गहरी पैठ बना ली थी और धनानंद के साम्राज्य के भीतर उन्होंने विद्रोह करवा दिया। इस दोहरे आघात को धनानंद सह नहीं पाया और उसके शासन का अंत हो गया और मगध की सत्ता पर चंद्रगुप्त मौर्य सत्तासीन हुए। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आचार्य चाणक्य उनके प्रधान सलाहकार और मार्गदर्शन रहे। पाटलिपुत्र में एक कुटिया में रहते थे। उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय सुख भोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनका एकीकृत भारत की स्थापना का उद्देश्य में महत्वपूर्ण सफलता मिल चुकी थी। जन कल्याण पर आधारित मौर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन चाणक्य का आदर्श शासन और चाणक्य का आदर्श अखंड भारत अभी भी स्थापित नहीं हुआ था। भारत काफी हद तक एकीकृत हो चुका था, लेकिन आगे चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सम्राट बिंदुसार के काल में भी चाणक्य ने इस दिशा में बिंदुसार के माध्यम से प्रयत्न जारी रखा। चाणक्य जीवन पर्यंत भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता के लिए प्रयासरत रहे। साथ ही जन कल्याण पर आधारित राजनीतिक प्रणाली की स्थापना के लिए भी वे मार्गदर्शन बने रहे। चाणक्य ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया, जो आज भी राजनीति विज्ञान के लिए एक अमूल्य धरोहर है। सामान्य जनमानस के लिए भी चाणक्य की शिक्षाएं अद्वितीय हैं। उनकी शिक्षाओं को चाणक्य नीति के रूप में संकलित किया गया है, जो आज भी प्रासंगिक हैं और सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। आचार्य चाणक्य की यह गाथा यह स्पष्ट कर देती है कि यदि आप मजबूत इरादे और क्लियर विजन के साथ अपनी मंजिल की राह पर कदम बढ़ाते हैं तो इम्पॉसिबल दिखने वाली चीज़ भी एक दिन आपके कदमों में होगी। किस्मत का रोना रोने की बजाय आप अपने गोल की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाइए और सफलता आपके स्वागत के लिए विजय श्री की माला लेकर खड़ी मिलेगी। डटकर मेहनत करने से कभी पीछे मत हटिए। क्या पता किस्मत में यही लिखा हो, मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन मेहनत करने के बाद। भाग्य और किस्मत कुछ और नहीं बल्कि आपकी मेहनत का परिणाम है। कर्मवीर अपनी किस्मत की रेखाएं खुद लिखते हैं और सफल होते हैं, और जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उन्हें रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद ही को कर तू बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।